मेरी काबिलियत हर मुश्किल पर भारी है, कि मेरी काबिलियत हर मुश्किल पर भारी है, क्योंकि जी तोड़ मेहनत मेरी वफादारी है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जुड़ जाइए सेशन से सभी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जोड़ लीजिए अपने साथियों को, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, सभी को जोड़ लीजिए, लाइक कर दीजिए सेशन को। बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे। आज की ब्रह्मास्त्र सीरीज अति महत्वपूर्ण होगी। जोड़ लीजिए अपने सभी दोस्तों को, शेयर कर दीजिए एक बार। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भारत की नई संसद का उद्घाटन कब किया गया। कि जो भारत की नई संसद बनी है उसका उद्घाटन अभी हुआ है, वो कब हुआ है वो आपको पूछा है। 21 मई, 23 मई, 26 मई या 28 मई। चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, जो आपको नहीं आ रहे वो उसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी, छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है। कब है? 28 मई को भारत की जो नई संसद है उसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो भारत के प्रधानमंत्री है उनके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 28 मई को। ठीक है, अब इस पे थोड़ी जानकारी और लेते हैं कि इसमें जो उद्घाटन किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने, तो जो नई संसद है वह कितनी मंजिला है? कितनी मंजिल है? 4 मंजिला। कितना मंजिल है? 4 मंजिला ये मंजिल है किसी त्रिभुज के आकार की। कौन सी होती है? त्रिभुज जैसी है, 3 कॉर्नर जैसी है, त्रिभुज के आकार की है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी और गहनता करते हैं कि ये कितनी बड़ी है क्या नहीं है, इसमें भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो कुछ लागत हुई थी, क्योंकि जो कुछ लागत हुई थी ना, वो कितनी लागत हुई थी? वो हुई थी 1200 करोड़ की। कितनी हुई थी? 1200 करोड़ रुपए की लागत हुई थी इस नई संसद के निर्माण में। ठीक है, दूसरी बात, इसकी जो वास्तुकार थे, जो वास्तुकार थे वह कौन थे? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। जो नई संसद का वास्तुकार था, वास्तुकार, नई संसद का जो वास्तुकार था वह कौन था? वो था विमल पटेल। यह भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कौन था? विमल पटेल। अब इसकी अटेंडेंस सीट देखें कि कितने इसमें बैठने की जो क्षमता है, जो क्षमता दे रखी है वह कितनी है, इसमें कितने जो सदस्य हैं वह इसमें बैठ सकते हैं। कितने बैठ सकते हैं? इसमें टोटल 1280। कितने बैठ सकते हैं? 1280 टोटल इसमें सांसद बैठ सकते। इस संसद में, जिसमें से आपको लोकसभा के, लोकसभा चेंबर है, जो लोकसभा के जो चेंबर है उसमें आपके 888 कैंडिडेट वहां पे बैठने की क्षमता है। ठीक है, बात आती राज्यसभा के जो चेंबर है उसमें कितने सदस्य की जो कितनी सीटें हैं, वो कितनी सीट लगाई गई है, जो अटेंडेंस है वह है 384। कितनी है? 384 सीटें जो राज्यसभा चेंबर वाली है वह लगाई हुई है। ठीक है, टोटल कितनी हो गई? ये 1280 सीट इसमें बैठने की टोटल अटेंडेंस क्षमता है। ठीक है, 4 मंजिला है। अब इसकी जो क्षेत्रफल है वो है 64,500 वर्ग मीटर। कितनी है? 64,500 वर्ग मीटर पे, 64,500 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, एक बार वापस जानकारी ले लेते। नई संसद का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। 4 मंजिला है, ये त्रिभुज के आकार की है, और इसके जो गेट है या प्रवेश द्वार, ऐसा बोल सकते हैं कि प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार वो है कितने हैं? 3 है। नई संसद के प्रवेश द्वार कितने? 3 है। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। 4 मंजिल है, त्रिभुज के आकार की, टोटल अटेंडेंस सीट्स है उसमें 1280 की क्षमता है। लोकसभा जो चेंबर है वो 88 है, 888, और जो राज्यसभा की चेंबर की जो सीटें लगाई हुई है वो है 384। ठीक है, इसका वास्तुकार कौन था? वो था विमल पटेल। ठीक है, लागत कितनी हुई थी? लागत कुल कितनी हुई थी? 1200 करोड़ की। ठीक है, होगा एक पूरा विवरण, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सभी। देखते हैं सबसे पहले अगला जो, हाँ बिल्कुल, ये भी एक है
जो ये दिया गया है पूरा, जो टाटा समूह को दिया गया था, जो टाटा प्रोजेक्ट था, ये टाटा प्रोजेक्ट समूह को दिया गया था, इससे जो बनाने की जो टेंडर दिया गया था वो टाटा समूह को दिया गया था, टाटा टेंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलआईसी के अध्यक्ष पद पर हाल ही में किसे बनाया गया या किसे नियुक्त किया गया, कि एलआईसी के जो नए अध्यक्ष है वह किसे बनाया गया है? राम सिंह, सिद्धार्थ महंती, अजय महंती या दिलेर चंगी। चार ऑप्शन आपके सामने। एलआईसी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? छात्र कमेंट सेशन में। करंट जी के बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मेरिट लिस्ट में बनाने का अगर कारगर साबित होती है वो है करंट जी के। जी हाँ, करंट जी के अति महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसमें बच्चे ध्यान कम देते हैं, तो इसीलिए हम सबसे पहले क्लास में जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो करंट जीके के इसीलिए लाते हैं, क्योंकि जो मेरिट बनती है लगभग करंट जीके से ही बनती है, क्योंकि बच्चे करंट जीके पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि जैसे एक मकान बनता है तो मकान में जो नींव मजबूत होती है तो मकान मजबूत बनता है, वैसा ही है अपना, इसी में कर रहे। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। एलआईसी के अध्यक्ष पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, जी हाँ, सिद्धार्थ महंती को एलआईसी के अध्यक्ष पद पर हाल ही में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है? चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दिए कमेंट सेक्शन में। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या जापान। चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हां, हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 किस देश ने जीता? देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर किसका आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है, भारत ने हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया है? कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया है? चार ऑप्शन, फ्रैंकलिन, सेलेस्टे, साउलो, सुजातो या इनमें से कोई नहीं। कि फ्रैंकलिन, सेलेस्टे, साउलो, सुजातो या इनमें से कोई नहीं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है, सेलेस्टे साउलो को हाल ही में नियुक्त किया गया महासचिव के पद पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीआईडीसीओ के एमडी के रूप में किसे पदभार दिया गया या किसे अभी नियुक्त किया है? चार ऑप्शन, अनिल दिगीकर, अनिल वैष्णव, अनिल जैन या सुनील कुमार। चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है, जी हां, अनिल दिगीकर ने। ठीक है, इन्हें अभी एमडी बनाया गया है सीआईडीसीओ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत पीपा की गुफा कहां स्थित है? संत पीपा की गुफा कहां स्थित है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करौली, चूरू, खरनाल या टोडा। चार ऑप्शन आपके सामने, संत पीपा की गुफा कहां पर स्थित है यह आपको पूछा है। छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। देखते हैं सबसे पहले, देखते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में सभी। ये जो गुफा है ये जो नदियों के संगम पर बनी हुई है, इतना आपको पहले बता देते हैं कि संत पीपा की जो गुफा है, जो संत पीपा गागरोन में आहू और कालीसंधि नदियों के संगम के पास स्थित एक गुफा है। इतना बता देते हैं, आप बता दीजिए, बता दीजिए। देखिए जी बिल्कुल, टोड टोंक में स्थित है यह जो संत पीपा की जो गुफा है। और दूसरी बात, जो संत पीपा है उसका जो बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह। बचपन का नाम क्या था इनका? बचपन का नाम क्या था? संत पीपा का बचपन का नाम भी पूछा गया था, तो जो बचपन का नाम था वो क्या था? प्रताप सिंह। क्या था? प्रताप सिंह। क्या था? प्रताप सिंह। ठीक है, यह भी एक बार छाप लीजिए कि संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह। और दूसरी बात, इनको दूसरे नाम से भी बोला जाता था कि इन्हें पीपा बैरागी के नाम से भी जाना जाता था। पीपा बैरागी भी बोलते थे इनको, पीपा पीपा बैरागी के नाम से भी इन्हें
बोला जाता था। बचपन का नाम प्रताप सिंह था। थोड़ा शुरू में इनकी गुफा स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान कौन सी राशि है, कि द्रव्यमान है वह कौन सी राशि है? अदिश राशि, सदिश राशि, परदिश या इनमें से कोई नहीं? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। द्रव्यमान कौन सी राशि है? छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है अदिश राशि है। अब अदिश राशियां कौन सी होती है? वे राशियां या वे भौतिक राशियां जिनका परिणाम होता है, जिनका सिर्फ परिणाम होता है, जिनका परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती है, वे भौतिक राशियां अदिश राशि कहलाती है। और सदिश राशि कौन सी होती है? वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा, वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा व परिणाम, दिशा व परिणाम दोनों हो, वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम व दिशा दोनों हो वह कहलाती है सदिश राशि। और वे भौतिक राशियां जिनका परिणाम, जिनका सिर्फ और सिर्फ परिणाम हो, क्या हो? सिर्फ और सिर्फ परिणाम हो, दिशा नहीं हो, दिशा नहीं हो, वे राशियां कहलाती है अदिश राशि। तो द्रव्यमान केवल परिणाम है कि कितना द्रव्यमान है, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, उनकी दिशा नहीं है कि किस दिशा में है, दिशा नहीं बताई होती है कि द्रव्यमान की। और सदिश राशि क्या? दिशा होती है और उनका परिणाम भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका साथ ही। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? कि पत्तियां हैं उनका जो हरा रंग है वह किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, मैग्नीशियम के कारण, या आयरन के कारण, या हीमोग्लोबिन के कारण? मैग्नीशियम को Mg के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आयरन को Fe के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और हीमोग्लोबिन है यह भी आपसे जो मानव शरीर में क्या होता है, मानव के शरीर में उपस्थित होता है। या ऐसा भी बोल सकते हैं इसकी हीमोग्लोबिन को जो रक्त में उपस्थित होता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन में सहायक होता है, ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियों का हरा रंग है वह होता है। और जो सूर्य से, कि जो सूर्य से, सूर्य से जो किरणें आती है, उन किरणों से उन किरणों से पत्तियां हैं जो भोजन का निर्माण करती है, जो क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। वो क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इससे भोजन बनता है जो जल ग्रहण करता है जमीन से, जड़ों से, या जड़ के द्वारा जाइलम व फ्लोएम इसमें सहायक होता है। जाइलम व फ्लोएम भोजन बनाने में सहायक होता है। जो जल ऊपर जाता है और यहां पे जाने के बाद पत्तियों के द्वारा सूर्य की किरणों के द्वारा जो वाष्पोषण की क्रिया होती है उसके द्वारा O2 का निर्माण जो होता है, और CO2 जो ग्रहण करता है, यह होता है CO2 ग्रहण करता है। ठीक है, और मनुष्य क्या करता है? इस O2 को ग्रहण करता है और CO2 को छोड़ता है। और जैसा कि हमें पहले बताया गया था कि देर रात या रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में सूर्य की किरणें पौधे को मिलती नहीं है, तब वो CO2 छोड़ता है और O2 ग्रहण करता है, उल्टा सिस्टम करता है। ठीक है, यह था इसका सिस्टम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? कि शुद्ध जल है उसका पीएच मान कितना होता है? 7, 7.4, 6.4 या 2.4? साफ दीजिए, यह क्वेश्चन आपको पहले भी बताया गया था कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है
शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। क्या होता है? और 7 होता है। और 7 किसका होता है ये भी आपको पता होगा कि 7 पे मान आने पे उसका जो मान होता है वो होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। कैसे? कि जो पीएच स्केल होती है, क्या होती है? ये जो पीएच स्केल होती है, उस पीएच स्केल में क्या होता है कि मिडिल पॉइंट होता है जो उदासीन होता है, वह पॉइंट कौन सा होता है? 7। वो पॉइंट होता है 7। तो 0 से 7 तक यहां तक होता है अम्ल, और 7 से चौकधा तक होते हैं क्षार। ठीक है, मध्य में रहता है उदासीन 7। तो जल का होता है उदासीन। अनिल और शालिनी, जैसे आपको पहले ही बताया था, याद रखना ट्रिक में, अनिल और शालिनी। अनिल व शालिनी। अम्ल नीले एटम्स को लाल करता है, क्षार लाल एटम्स को नीला करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? केवेंडिश, लेवाइजर, अरस्तु या वाटसन? जी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। छाप दीजिए एक, सबका आना चाहिए आंसर इसमें। देखते हैं बाकी और किस किस का आंसर आ रहा है, देखते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है लेवाइजर है जो हाइड्रोजन की खोज की थी, जिनको एच के द्वारा प्रदर्शित ये करते हैं, H2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी या फादर ऑफ जूलॉजी, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, वाटसन व क्रिक ने डीएनए की जो द्विकुंडलित मॉडल दिया था। अगला है रानीखेत बीमारी किस जानवर से संबंधित है? कि रानीखेत है जो बीमारी होती है वह किस जानवर में होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने। छाप दीजिए कि गाय में होती है, या बकरी में, या भैंस में, या मुर्गी में। 4 ऑप्शन आपके सामने। रानीखेत बीमारी किस जानवर में होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है मुर्गी में होता है। जो रानीखेत बीमारी होती है वह मुर्गियों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जल का बहाव, वातावरणीय दाब, भूकंप या जल का आकार? जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। जल का बहाव को क्यूसेक में ही मापा जाता है। और रिएक्टर स्केल में भूकंप मापा जाता है। किसमें? रिएक्टर, रिएक्टर स्केल में भूकंप को मापा जाता है। रिएक्टर स्केल में भूकंप को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? लोहा, सोना, यूरेनियम या तांबा? जी बिल्कुल 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 राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर है यूरेनियम है जो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? कि वयस्क मानव है उसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 300, 270, 206 या 306? आप दिए कमेंट सेशन में, देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। आप दिए कमेंट सेशन में एक बार, इस सेशन में। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर। वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या या हड्डियों की संख्या 206 होती है। और जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तब 300 अस्थियां होती है। और जब बच्चा एक महीने का हो जाता है तब वह अस्थियां हो जाती है 270। और जब मनुष्य वयस्क हो जाता है, वयस्क का मतलब 18 साल से ऊपर हो जाता है, तब 206 अस्थियां हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? कि हवाई जहाज है उसमें जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग कैसा होता है? अभी तक काफी बच्चे हैं जिन्होंने हवाई जहाज का सफर किया नहीं होगा, पर ध्यान में रखने योग्य बात है, अगर फ्यूचर में आप अगर कभी हवाई जहाज का सफर करते हो तो उसमें देख लेना कि देखना कि गुलाबी रंग होता है, केसरिया रंग होता है, या नारंगी रंग होता है, या सफेद रंग होता है। जिन्होंने सफर किया है
वो एक बार बता दीजिए सेशन में, कमेंट सेशन में बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, उसका रंग होता है नारंगी रंग का। जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग होता है नारंगी। नाम ब्लैक बॉक्स है पर होता रंग कैसा होता है, नारंगी होता है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर नाम ही ब्लैक बॉक्स है तो ब्लैक ही होगा, तो ब्लैक तो उस ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूजन हो जाए और बच्चे देखकर बोलते हैं कि ना ये तो बोनस पॉइंट है, इसमें हमें आंसर प्लस पॉइंट मिलेगा। नहीं, आगे अगर भविष्य में आप हवाई जहाज का सफर करते हो तो उसमें जरूर देख लेना कि जो ब्लैक बॉक्स है उसका रंग नारंगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय डाटा बुक की परिकल्पना किसने की थी? या अंतरराष्ट्रीय डाटा बुक की जो कल्पना की थी वो किसने की थी? सर पीटर रॉकेट या स्कॉट या राजीव माथुर या लिंग लोरेन या इनमें से कोई नहीं? कि अंतरराष्ट्रीय डाटा बुक की कल्पना है वह किसने की थी? सर पीटर स्कॉट या राजीव माथुर या लिंग लोरेन या इनमें से कोई नहीं? छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, सर पीटर स्कॉट ने अंतरराष्ट्रीय डाटा बुक परिकल्पना की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है, यह आपको पूछा है। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान, दूधवर राष्ट्रीय उद्यान या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान? आप दीजिए कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह है जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड वाला, जो सबसे पहले प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कि मानस राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है? बिहार, असम, मणिपुर या राजस्थान? कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बिहार, असम, मणिपुर या राजस्थान? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जल्दी ही, बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, मानस राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में स्थित है। ठीक है जी गुरु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? कि सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वह किस राज्य का है, यह आपको पूछा है। कर्नाटक, बिहार, केरल या अरुणाचल प्रदेश? चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए एक बार। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल केरल का। किसका है? सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वह केरल राज्य का है। और कितना है? 964। कितना है? 964। अब एक बार इसमें साथ में एक क्वेश्चन और छाप दीजिए कि सर्वाधिक का बता दिया हमने केरल का, तो सबसे कम किसका है यह भी बता दीजिए, और कितना है यह भी आपको बता दीजिए। कि सबसे ज्यादा तो केरल का हो गया आपका 964, और सबसे कम किसका है यह भी छाप दीजिए। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश का 972 है, इसका सबसे ज्यादा इसका हो गया, इससे ज्यादा 972 तो इसमें भी है। तो ये हो गया, इसका राइट आंसर क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश। कितना हो गया? अरुणाचल प्रदेश का 972, तो इसका ज्यादा हो गया, और केरल का हो गया 964। यह हो गया इस बार कम। ठीक है, तो सबसे जिसमें दे रखा है जो घटते क्रम में है, तो 972 है अरुणाचल प्रदेश का, और मेघालय का 970, केरल का 964, और मिजोरम का 970, और छत्तीसगढ़ का 969 है। और न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात है वह हरियाणा का है। कितना है? हरियाणा का है 834। हरियाणा का है। और जो हरियाणा की जो राजधानी है वह कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा व पंजाब दोनों की कहाँ है? दोनों की एक ही राजधानी है। कौन सी है? चंडीगढ़। यह भी आप याद रखना। जी हाँ, शिशु लिंगानुपात वाले जो बढ़ते क्रम में है जो हरियाणा का, उसके बाद जम्मू कश्मीर 862,
जो पंजाब का है 846, 3 नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर 862, राजस्थान का 888 और गुजरात का 890। राजस्थान का आप भी याद रखना, राजस्थान का भी मध्य से आपको पूछ लिया जाता है, तो राजस्थान का तो ज्यादा हार्ड नहीं है, 888 है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था, जो अभी नई संसद बनी है, नई संसद का उद्घाटन अभी हुआ ही है, उसमें भी जो लोकसभा की चैम्बर्स है, जो सीटें हैं, वो भी कितनी है, 888। अभी आपको बताया था, साफ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहां स्थित है? साफ दीजिए सेशन में, कमेंट सेशन में कि छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहां है, कलकत्ता, बेंगलोर या दिल्ली या बंबई? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है बंबई, जिसे अभी मुंबई नाम दिया गया है। जी हाँ, आज के सेशन में को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आएंगे, और जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको देखने में कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है, तो वो रफ कॉपी में आप नोट कर लीजिए, और जो एग्जाम आएंगे नजदीक, तो एग्जाम से पहले उन क्वेश्चंस को एक बार जरूर रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, शायद वही क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आज से आप इसी सेशन में से आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।